26 तारीख, ये वो तारीख जब देश ने नवंबर के महीने में ही एक बड़ा आतंकी हमला झेला था और उससे महज 16 दिन पहले यानी बीते दिन राजधानी के दिल्ली के लाल किले में एक धमाका हो जाता है, जिससे ना सिर्फ दिल्ली दहल जाती है बल्कि पूरा देश सदमे में आ जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्लानिंग बहुत बड़ी थी। जिस तरह से दिन में भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, AK-47 मिलती है, 84 कारतूस मिलते हैं और शाम होते होते धमाका हो जाता है। जाहिर तौर पर यह कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी। ऐसे में सवाल यही कि क्या आतंकवादी एक बार फिर से 26/11 की वो तारीख दोहराना चाहते थे जब पूरी मुंबई सदमे में आ गई थी। 26/11 को कौन ही भूल सकता है। ये वो काली रात थी जिसने पूरी माया नगरी को सदमे में डाल दिया था। यही वो महीना था जब इतने बड़े शहर में टेरर अटैक हुआ था। 26 नवंबर 2008 को लश्कर ए तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 चरमपंथियों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला कर दिया था, जो 4 दिन तक चला था। यह हमला इतना बड़ा था कि इसमें 160 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कुल मिलाकर 26/11 में समुद्र की लहरों पर सवार होकर 10 पाकिस्तानी आतंकी मुंबई में घुसते हैं। 4 दिनों तक चली इस क्रूर साजिश में 160 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली जाती हैं। CST की भीड़ से लेकर ताज होटल की लॉबी तक हर कोने में गोलियां चलती हैं, बम फोड़े जाते हैं। यही वो महीना यानी नवंबर है जब बीते दिन दिल्ली का दिल दहल उठा। तो क्या ये महज एक संयोग है या फिर आतंकी एक बार फिर देश को उस काली रात की याद दिलाना चाहते थे? एक कार, एक धमाका और फिर खामोशी जो चीखों से भरी हुई लग रही थी। क्या ये वो शुरुआत थी जो मुंबई की तरह दिल्ली को भी खून से लहराने के लिए तैयार थी? बीती शाम ठीक 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सब कुछ सामान्य था। ट्रैफिक लाइट रेड हो गई। एक Hyundai i20 कार जो हरियाणा की नंबर की थी धीरे धीरे रुकती है और अगले ही पल एक बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और करीब 400 से 500 मीटर तक इसका असर दिखाई देता है। 8 से 10 जानें चली जाती है, 24 लोग घायल हो जाते हैं। इस धमाके की लिंक सीधा सीधा फरीदाबाद में पकड़े गए खतरनाक हथियार और ज्वलनशील पदार्थों से दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे गणित को समझने की कोशिश कीजिए। दिन में पकड़ा जाता है 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट। ये सफेद रंग का क्रिस्टल केमिकल कंपाउंड है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट लगभग 1600 किलो RDX के बराबर होता है। और बात करें अगर पुलवामा हमले की तो उसमें भी करीब 60 से 80 किलो RDX का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। और वो हमला भी एक गाड़ी से किया गया था जब जवानों की वैन को आतंकियों की गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और ब्लास्ट हो गया था। अब इससे आप समझ सकते हैं कि तबाही का मंजर दिल्ली में भी कितना बड़ा होने वाला था, जो समय के साथ लगभग टल गया था। लेकिन आतंकियों को यह पता चल जाता है कि उनके नापाक मंसूबे जांच एजेंसियों द्वारा ध्वस्त कर दिए गए, तो वो हड़बड़ी में निकलते हैं। जो इस वक्त उनके साथ मौजूद होते हैं, जो सामान उनके पास होता है, उसी के साथ इस धमाके को अंजाम दे देते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये पूरी तैयारी चल रही थी, इसकी पूरी संभावना है कि आतंकी उस तारीख का इंतजार कर रहे थे जिससे वो एक बार फिर से काला इतिहास दोहरा सके, और वो तारीख 26 नवंबर भी हो सकती थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उससे पहले ही जो कार्रवाई की उससे आतंकी बौखला गए और इसी बौखलाहट में उन्होंने 10 तारीख को ही नापाक मंसूबों को अंजाम दे दिया। क्योंकि हो सकता है कि आतंकियों ने सोचा कि कुछ ना सही से तो कुछ ही सही। ये सब इसलिए क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने यह साफ कर दिया था कि द एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह की तबाही के लिए अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करने का खौफनाक साजिश रची जा रही हो। इससे पहले भी साल 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में इसी का इस्तेमाल कर धमाके किए गए थे, जिसने इतनी तबाही मचाई कि देखने वालों की रूह कांप गई। इस घटना में 2 टन यानी लगभग 1800 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था और इस धमाके में 168 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। इस तरह से बेरूत में भी 2020 में अमोनियम नाइट्रेट के एक जखीरे में जोरदार धमाका हुआ था। यहाँ इसकी मात्रा करीब 3000 टन थी। इस दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हुई और कई बुरी तरह से घायल हो गए। और इस तरह का घातक हमला भारत में भी करने की साजिश थी, जिसके लिए डॉक्टर का ये मॉड्यूल निकल पड़ा था। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन मौतों का आंकड़ा आज 8 से 10 है,
वो 100 भी हो सकता था या फिर उससे कई गुना ज्यादा भी हो सकता था, क्योंकि ये खेल कोई 1-2 महीने का नहीं दिखाई दे रहा है। ये खेल लंबा था जो शायद कई महीनों से चला आ रहा हो। आप खुद ही इसके तार जोड़कर देखिए, पहले हरियाणा से हजारों किलो विस्फोट बरामद होता है, फिर गुजरात के डॉक्टर के पास जैविक हथियार बनाने का सामान मिलता है, उत्तर प्रदेश में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के पोस्टर लगाने वाला गिरफ्तार होता है, आखिर में दिल्ली के दिल में धमाका हो जाता है और उस कार में जो सवार होता है डॉक्टर उमर, वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला होता है, और जो दिन में फरीदाबाद में गिरफ्तार हुए होते हैं वो भी खुद डॉक्टर होते हैं। जाहिर तौर पर ये उन लोगों के बिना तो संभव नहीं है जो घर का भेदी बने बैठे हैं, और जितना जरूरी आतंकियों पर कार्रवाई करना है उतना ही जरूरी इन भेदियों पर भी करना है और इनको देश में से साफ करना है, जो देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद करते हैं। यही कारण है कि आज पीएम मोदी ने भी ये साफ संदेश दे दिया कि इस धमाके के पीछे षड्यंत्रकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और ये पीएम मोदी का संदेश सिर्फ आतंकियों के लिए नहीं है, यहाँ ये बात भी समझनी जरूरी है। इसके बाद अब पाकिस्तान में भी हड़कंप मच गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी अंदाजा हो गया कि भारत का अब रिएक्शन कैसा होने वाला है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। शहबाज शरीफ ने देर रात डीजी, आईएसआई और एनएसए की बैठक बुलाई थी। इसके अलावा ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वो भारत और पाकिस्तान की सीमा से कम 10 किलोमीटर दूर रहें और जम्मू कश्मीर की यात्रा न करें। इससे साफ समझा जा सकता है कि भारत की तरफ से पिक्चर अभी बाकी है। मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है, कार्रवाई जारी है, कई संदिग्धों को पकड़ा गया है, ऐसे डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई जारी है और सभी कड़ियों को जोड़ने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जल्दी सीसीएस की बैठक भी होगी। पीएम मोदी खुद एजेंसियों से संपर्क बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार ब्रीफ ले रहे हैं। संभवतः जल्द ही देश में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके लिए आप लोग भी तैयार रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।